वरना आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? उत्कर्ष पूरा कंप्लीट है बेटा, कोई डाउट नहीं है? सर एक बोलो बोलो। सर उसका लास्ट वाला पार्ट रह गया था सर, आप बोल रहे थे नहीं वो बड़ी तो सी पार्ट है, मैं पूछ रहा हूँ इक्वेशन। एक्सरसाइज में कोई डाउट है? एक्सरसाइज में कोई डाउट है? नो सर। चलो अब हमने पूरा कवर अप कर लिया था, एक बार फटाफट से क्विक रिकैप ले लो। कल एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड भी बता दिया था, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अवेयर होते हुए चलो कि टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक्स करने हैं बोर्ड के लिए ज्यादा अच्छे से और कौन से ज्यादा वेटेज नहीं रखते। तो एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड और एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी में से ज्यादा प्रिपरेशन मेथड मोर इंपॉर्टेंट है, राइट है। प्रिपरेशन मेथड कौन सा होता था आपको? एक तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन मेथड था, और दूसरा मेथड उसके अलावा कौन सा बताया था प्रिपेयर करने का? बाय रिडक्शन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो आती है बहुत बार आई है बोर्ड में, और इस साल भी प्रोबेबिलिटी है पूरी पूरी की आएगी, ठीक है। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होता है? जितने भी आपके कार्बन का एल्केन बनाना है उससे एक कार्बन जस्ट ज्यादा वाले एसिड का सोडियम सॉल्ट, उसकी रिएक्शन NaOH और CO2 के साथ, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवा दो, फॉलोड बाय हीटिंग। तो पूरा का पूरा Na2CO3 ग्रुप लॉस हो जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट है। रिडक्शन के अंदर सिंपली क्या है कि अगर आप किसी भी हेलो एल्केन का रिएक्शन, हेलो एल्केन का मतलब जिसके अंदर हेलोजन जुड़ा हुआ होगा, उसका आप रिडक्शन करवा देंगे, मतलब दो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दोगे, तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, बाय प्रोडक्ट HCl और HBr बनेगा, डिपेंडिंग कि आपने क्लोरीन दिया था फिर ब्रोमीन दिया था, राइट। प्रिपरेशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हर स्टेप पर क्लोरीन आता जाता है और हाइड्रोजन हटता जाता है, until and unless all hydrogens are substituted। फिर नेक्स्ट बताइए, जिसके बाद कंबशन, और कंबशन के तीन केसेस थे, अगर एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो CO2 एंड वाटर बनेगी, थोड़ी सी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन, और बिल्कुल ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो गई तो कार्बन ब्लैक और सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट है। पायरोलिसिस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता दी थी कैसे करते हैं। और लास्ट सेक्शन है उसके बाद जो आज हम डिस्कस करें अभी वाली, कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, या फिर जिसको सिंपली आप ऑक्सीडेशन बोलो। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन तो कल ही कवर अप हो गई थी कि कॉपर लोगे, अगर आपने मीथेन का रिएक्शन कॉपर ट्यूब के पास थ्रू पास करवा दी, कॉपर ट्यूब के अंदर से आपने क्या नाम है मीथेन को पास करा दिया, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल, एक कार्बन वाला एल्कोहल। अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड ली तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड लोगे तो मीथेनॉल का फॉर्मेशन। और मैंगनीज लिया आपने तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड का, राइट। अब एक जो लंबी सी रिएक्शन है ये 12th तक काम में आती है। अब ये रिएक्शन क्या है कि आपको हर ईच स्टेप पर ऑक्सीडेशन करना आना चाहिए कि कंपाउंड्स का हर ईच सिंगल स्टेप पर ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनता है। तो एक जनरल रिएक्शन है कि अगर एल्केन्स को आप ऑक्सीडाइज कर दे, बहुत अच्छे से समझना, एल्केन्स को आप ऑक्सीडाइज कर दे तो एल्केन्स के ऑक्सीडेशन से एल्कोहल बनता है, सबसे पहले ऑक्सीडाइज होकर एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल को फर्दर आप ऑक्सीडाइज कर दें, दैट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ ईदर एल्डिहाइड और कीटोन्स, दोनों में से कुछ भी बन सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स एक दूसरे के आइसोमर्स ही होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स में से कुछ भी बन सकता है, राइट। एल्डिहाइड कीटोन्स को आप फर्दर ऑक्सीडाइज कर दे, दैट इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एसिड। किसका फॉर्मेशन? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, एग्जांपल से। और ये ऑक्सीजन कहां से आएगा? ये बात की बात है कि नेसेंट ऑक्सीजन आ कहां से रहा है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन? दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट पहले रिएक्शन समझ में आनी चाहिए कि रिएक्शन क्या होगी। कि अगर आपने मीथेन का रिएक्शन करवा दिया किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एक कार्बन वाला एल्कोहल, विच इज नथिंग बट मीथेनॉल, एल्कोहल बन गया, राइट है। अब इसका फर्दर आप ऑक्सीडेशन कर दोगे तो इस सिचुएशन में एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता। और एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन होता है बोलो? होमोलोगस सीरीज का। एल्डिहाइड सीरीज का, होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन होता है? फर्स्ट मेंबर सर HCHO। HCHO, which is what? Methanol. This is methanol. This is what? Methanol. और मीथेनॉल को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें तो एक कार्बन का एसिड बन जाएगा। तो एसिड सीरीज का फर्स्ट होमोलोगस मेंबर बताओ कौन होगा? HCOH। HCOH, which is known as what? मीथेनोइक एसिड। क्या बोलेगा? मीथेनोइक एसिड। तो आप देख रहे हो ना, हर सिंगल स्टेप पर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑलरेडी नो कि वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हमारे सिलेबस में लिमिटेशन है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जब 11th स्टैंडर्ड में आओगे पता चलेंगे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में लिमिटेशन है कि दो ही है। कौन से? पहला है एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4, सर क्या मतलब हुआ एल्कलाइन KMnO4 का? कि पोटेशियम पर मैंगनेट, जो कि पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, आपने उसके साथ कोई ना कोई बेस डाला है, एल्कली डाला है। एल्कली मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट आपने क्या डाला है? कोई ना कोई एल्कली, वो कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट।
एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर आप मीथेन की रिएक्शन इन दोनों में से किसी के साथ भी करवा दें तो पहले वो ऑक्सीडाइज होकर मीथेनॉल बनेगा, नॉल के बाद नल बनेगा, नल के बाद ओइक एसिड बनेगा। दिस इज द कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ रिएक्शंस। ऐसे अगर 2 कार्बन का होगा तो उसकी भी कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन होगी। आया समझ में? क्लियर है यहां तक? क्लियर, कंफर्म? इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। और अब आ जाओ 12C सेक्शन में, विच इज एल्कीन्स। एल्कीन्स की बात करेंगे, बहुत छोटा सेक्शन है, बहुत छोटा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस बच्चे ने तमीज से एक बार एल्कीन्स जो पढ़ लेता है उसको एल्काइंस बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि एल्कीन्स और एल्काइंस आर मेजॉरिटी केसेस में सिमिलर। मतलब उनका प्रिपरेशन मेथड भी, प्रिपेयर करने का तरीका, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट? तो करते हैं डिस्कस। हटा दो उसको, डन है? डन? यस सर। अब देखिए बात आती है कि एल्कीन्स के जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 2-3 मेंबर्स हैं उनका फॉर्मूला क्या होगा, उनका नाम क्या होगा। तो वो मैंने आपको एक बार बोल दिया है कि जैसे जैसे हम हर एक सेक्शन का डिस्कशन करेंगे, जब हमने एल्केन्स का डिस्कशन करा तो एल्केन्स के अंदर हमने किसका डिस्कशन किया? स्टार्टिंग के 2-3 मेंबर्स का। उसके अंदर मीथेन आया, फिर इथेन आया, प्रोपेन आया। फॉर्मूला भी हमें याद हो गया उसका, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 एंड सो ऑन। तो ऐसे अगर मैं एल्केन सीरीज की बात करूं तो सबसे छोटा मेंबर कौन सा होगा? एल्कीन सीरीज का सबसे छोटा मेंबर कौन होगा सर CH2। CH CH2 CH2 तो हो ही नहीं सकता। डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में होता है। डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में होता है। एक कार्बन वाला एल्कीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एल्कीन्स की तो शुरुआत ही कम से कम 2 कार्बन से होती है। एल्कीन होमोलोगस सीरीज की शुरुआत ही 2 कार्बन से होती है। So if I ask you what is going to be the formula of the first member of homologous series of alkenes, then the formula is going to be C2H4। क्या फॉर्मूला होगा? C2H4। C2H4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि सर एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, राइट है? सो दिस इज इथीन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्योंकि डबल बॉन्ड होता है ना एल्कीन में, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए। तो फर्स्ट मेंबर, सबसे छोटा मेंबर ही कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। एल्कीन का तो 1 से शुरुआत हो जाती है। एल्कीन और एल्काइन सीरीज की स्टार्टिंग ही 2 कार्बन वाले कंपाउंड से होती है, क्लियर है? और नेक्स्ट में पूछो तो नेक्स्ट वाले का फॉर्मूला क्या होगा? C3H6 जस्ट डबल। ये तो हमने सीख लिया ना, C3H6। अब स्ट्रक्चर बनाकर देखो, ट्राई करो अपने आप। क्या करेंगे? 3 कार्बन है, सबसे पहले 3 कार्बन ड्रॉ कर लिए। एल्कीन है तो 2 कार्बन के बीच में कम से कम 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? डबल आएगा। आ गया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना चुका है? 2 बॉन्ड बना चुका है। और कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 और बनाएगा, बना लिए। ये कितने बना चुका है? ऑलरेडी 3 बना चुका है। और कितने बनाएगा सर? 1 और बनाएगा। ये कितने और बनाएगा सर? 3 और बनाएगा। तो बन गया प्रोपीन। क्या नाम हो गया उसका? प्रोपीन। नेम ऑफ द कंपाउंड इज प्रोपीन। दिस वाज इथीन, दिस इज प्रोपीन, राइट है? आ रहा है समझ में क्या करना होता है? क्लियर हो रहा है कैसे बनाते हैं? यस सर। Now, if I ask you what is the formula of the next homologous, so member of the next homologous member of the series, that सर is going to be C4H8। C4H8। अब क्या करूं अगर बनाना है तो स्पीड में क्या करें? सबसे पहले पहले तो सर 2 ऐसे कार्बन बना लीजिए जिनके अंदर बीच में क्या आ रहा हो? डबल बॉन्ड आ रहा हो। बाकी कार्बन कैसे होंगे? सिंगल सिंगल। बाकी तो वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। इसके पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। इसके पास कितना हाइड्रोजन आ जाएगा? 1। इसके पास कितने आ जाएंगे? 2। और इसके पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3। हो गया सेटिस्फाई, सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड, राइट? तो ये आपको अपने आप प्रैक्टिस करना है। एक बार आपको सिखा दिया यूपीएससी करते टाइम तो उसको ये नहीं कि आप अलग से टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। स्टार्टिंग के 3-4 मेंबर्स का, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स का, होमोलोगस सीरीज के 4 मेंबर्स का, हर सीरीज के आपको नाम, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड क्वेश्चंस है। बहुत इजी पैटर्न है, बोर्ड का इतना टफ नहीं है। अगर आप एक बार प्रिपेयर कर लें, इट इज वेरी इजी टू स्कोर 95+ ओवरऑल आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री, राइट? लेट्स मूव हेड टुवर्ड्स प्रिपरेशन मेथड। आपको मैंने कल भी बताया था कि सारे सेक्शंस का पैटर्न सेम है। पैटर्न क्या है कि सर पहले उनकी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का डिस्कशन, फिर उसके बाद प्रिपरेशन मेथड, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन मेथड। हाउ डू वी प्रिपेयर एल्कीन्स? तो प्रिपेयर करने के इसके 2 तरीके हैं, प्रिपरेशन मेथड्स। और दोनों में खास बात क्या है कि दोनों में हम टेक्निक सेम एम्प्लॉय करेंगे। सेम टेक्निक से हम एल्कीन्स को बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे किनसे? एल्कोहल से। किससे बनाएंगे? एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। और दूसरा तरीका हम किससे बनाएंगे? फ्रॉम हेलो एल्केन। व्हाट आर हेलो एल्केन्स? जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन के साथ क्या अटैच्ड हो? व्हाट आर हेलो एल्केन्स? सर हेलोजन। हेलोजन अटैच्ड हो, ठीक है? तो देखो, अगर मुझे इथीन बनाना है, मैं दोनों में इथीन का ही डिस्कशन कर रहा हूं कि वी हैव टू प्रिपेयर इथीन, सिर्फ इथीन की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा? 2 कार्बन वाला एल्कोहल लिया। और आप मुझे बताइए 2 कार्बन वाला एल्कोहल कौन होता है? 2 कार्बन वाला एल्कोहल कौन होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ एन एल्कोहल? C2H5OH। C2H5OH, जिसको हम बेटर तरीके से कैसे लिखेंगे? देखो जरा अच्छे से। वैसे तो मैं रिएक्शन लिख दूंगा और लिख दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए
एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहिए, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, C2H5OH लिया है, ये इथेनॉल ही, बस लिखने का तरीका है कि सारे बॉन्ड्स मैंने शो कर दिए। अब क्लोजली जरा ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है। इसके ऊपर हम रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, बहुत जरूरी है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिखा तो भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपने बीकर में डाला, और टेम्परेचर भी आपको याद रखना पड़ेगा, अराउंड 413 डिग्री सेल्सियस, 413 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर लेना पड़ता है। होता क्या है सिचुएशन में, एक कार्बन से H का लॉस होगा और दूसरे कार्बन से OH का लॉस होगा। ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है, एक कार्बन से H का लॉस होगा, दूसरे कार्बन से OH का लॉस होगा। इस कार्बन ने जैसे ही H लॉस करा, इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया या फिर एक वैलेंसी फ्री हो गई। इस कार्बन ने OH लॉस करा, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो जो दोनों की वैलेंसी फ्री है, वैलेंसी अपने आप में ही सेटिस्फाई कर लेंगे, और सेटिस्फाई करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C। इसके पास भी दो H2 बचे, इसके पास भी H2 बचे। यहाँ से जो H और H गया, किस बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, वाटर का फॉर्मेशन। आया समझ में, आया समझ में क्या करा ये, कुछ नहीं, बहुत यस सिंपल है, सर। बहुत सिंपल, ठीक है। अब इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C2H5OH, और सीधा एरो के ऊपर लिख देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ऊपर वाला तरीका मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, क्योंकि उसका एक मैकेनिज्म होता है इस रिएक्शन का ना, ये 12th स्टैंडर्ड में आती है, 11th में आती है, 12th में भी, और उसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा होते हैं ना जो ग्रीक सिंबल्स, बीटा एलिमिनेशन, बट वो है नहीं, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से वाटर का लॉस होगा, ये एल्कीन इथीन बन गया और वाटर का फॉर्मेशन, राइट है जी। लिखने को आपको ऐसे लिखा हो मेरे, आपको बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको 4-5 रिएक्शंस आते हैं, बोले व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, प्रोडक्ट बताइए, तो आपको C2H5OH दिखा, व्हिच इज नथिंग बट इथेनॉल। वहां पे ऐसे नहीं आएगा लिखा हो, पहले मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, बोर्ड्स में एक्सपेंडेड लिखा हुआ नहीं आएगा, बोर्ड्स में एस लिखा आएगा सिर्फ इथेनॉल, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखेगा 413। तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर मुझे कुछ भी नहीं आ रहा एग्जाम टाइम पर, तो व्हाट यू हैव टू सिंपली डू इज, आप कंपाउंड को एक्सपेंड कर लीजिए, तो आपको याद आ जाएगा कि एक पोजीशन से OH जाएगा, एक पोजीशन से H जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन, बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वाटर। तो H2C डबल बॉन्ड CH2, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, वाटर, दैट्स इट। सिमिलरली जब हम हेलो एल्केन से बनाते हैं, उसमें भी सेम टेक्निक एम्प्लॉय करेंगे, बस फर्क किसका आएगा। लेट से मैंने क्लोरो इथेन लिया है, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन का मतलब क्या हो गया कि एक पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरीन प्रेजेंट होगा, राइट है। अभी कंडेंस फॉर्म में नहीं लिख रहे, कंडेंस फॉर्म में भी लिखना सीख लेंगे। दिस इज क्लोरो इथेन, बस रिएजेंट बदलेगा, क्या बदलेगा, रिएजेंट बदलेगा, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एसिड वी विल यूज अ बेस, कॉन्सेंट्रेटेड या फिर एल्कोहलिक KOH बोलेंगे, एल्कोहलिक KOH। सर व्हाट इज एल्कोहलिक KOH, KOH तो सुना हुआ है सर, KOH बेस होता है, NaOH या फिर KOH बेस होता है। ALC जो यहाँ पे लिखा है ना, ALC स्टैंड कि इसके अंदर आपने अल्कोहल डाला है सॉल्वेंट के फॉर्म में। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि हर बार पानी ही सॉल्वेंट हो ये जरूरी नहीं है, बहुत रिएक्शंस हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ी जिसमें पानी सॉल्वेंट होता है, लेकिन हर बार पानी सॉल्वेंट हो ये जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पानी की जगह किसी और सॉल्वेंट का भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे KOH को डिसॉल्व करने के लिए आपने किस सॉल्वेंट का इस्तेमाल करा है, अल्कोहल का, अल्कोहल का इस्तेमाल करा है, राइट है। यहाँ पे भी सेम काम, एक पोजीशन से क्लोरीन का लॉस, एक पोजीशन से हाइड्रोजन का लॉस, बस इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग वाटर, यहाँ पे क्या बाय प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग वाटर, यहाँ पे तो वाटर बन रहा था, यहाँ पे क्या बाय प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, बोलो जल्दी, क्या बाय सर प्रोडक्ट, हाँ HCl एसिड। HCl बस, और बाकी तो प्रोडक्ट सेम है, H2C डबल बॉन्ड CH2, ओनली द बाय प्रोडक्ट इज चेंजिंग, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट फॉर्म, HCl, राइट। बस कुछ भी फर्क नहीं आया, लेकिन अगेन वही बात कि एग्जाम में ऐसे तो लिखा आएगा नहीं, एग्जाम में कैसे लिखा आएगा, कंडेंस फॉर्म में C2H5Cl ऐसे लिखा हुआ आएगा। हो सकता है ऐसी बिना आए और एलेबोरेटेड फॉर्म में आ जाए, मतलब नहीं बदलेगा, पर हो सकता है CH3CH2Cl आ जाए, मतलब एग्जामिनर विल ट्राई टू सिंपली कंफ्यूज यू, बस, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना टफ तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और सिर्फ इथीन का ही आता है, सिर्फ इथीन का। बाकी मैं आपको एक दो और बताता हूँ कि अगर सर कुछ और होता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ऑल्दो ओनली इथीन का प्रिपरेशन आएगा, तो CH3CH2 लिखा हो सकता है, फिर C2H5, दोनों ही कंडीशंस में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ALC लिखेंगे, साथ में KOH, और साथ में किसका फॉर्मेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl। सिखा दे रहा हूँ, वैसे आएगा नहीं बट सिखा दे रहा हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा इलेबोरेट हो, आपके दिमाग को डाइवर्सिफिकेशन मिले। इन केस अगर CH3 CH2 CH2 Cl प्रेजेंट होता, तो ये कौन हो गया, क्लोरोप्रोपेन, ये कौन हो गया, क्लोरोप्रोपेन, और इसके ऊपर अगर KOH लगा दिया जाए, अल्कोहलिक KOH लगा दिया जाए, तो अब क्या होगा, काम वही होगा जो आपको एक बार सिखा दिया, जिस कार्बन से क्लोरीन जाएगा उसके बगल बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। आई अगेन रिपीट, जिस कार्बन के पास क्लोरीन है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस होगा, और उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और बाय प्रोडक्ट HCl। ये बताने की सिर्फ इंटेंशन ये है ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है, एल्कीन्स में कोई भी एल्कीन हो, तरीका यही एम्प्लॉय करना है,
एल्कोहल भी हो तब भी तरीका ये इंप्लॉय करना है कि जिस कार्बन से OH गया है उसके बगल वाले कार्बन से आप H का लॉस करेंगे, फिक्स है। जिस कार्बन से क्लोरीन उसके एडजेसेंट से हाइड्रोजन, या फिर जिस कार्बन से OH उसके एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन। काम हर बार सेम करना है, कोई भी आप एल्कीन बना सकते हो, उससे कोई भी एल्कीन, राइट। कर लो फटाफट से कॉपी, और हो गया तो बता दो। ये प्रिपरेशन मेथड हो गया। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। बुक में ऑल दो सब कुछ दे रखा है, बट कॉपी में लिखने का पर्पस ये है ताकि आप इसको समझ के ऐसे लिखें, क्योंकि बुक में इतना लैबोरेटिव तरीके से नहीं है, बुक में इतना लैबोरेटेड नहीं है, राइट। डन। हो गया बेटा। अरे बोलो, लिख रहे हो कि हो गया, कुछ बोलोगे। उत्कर्ष हो गया डन। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हटा दूं क्या, हुआ आवाज नहीं आ रही मेरी। खुशी, उत्कर्ष, हेलो, वो अभी किस हेलो, हेलो, हेलो। खुशी, उत्कर्ष, बेटा एम आई ऑडिबल और नॉट? स्पीक अप। Sir, your voice is breaking. अब क्लियर है? अब क्लियर आ रही है? इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, वो अभी कॉल आ गई थी सर। अच्छा देखो, अब जरा इधर देखो, एक फ्लॉ है इस रिएक्शन में, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इस रिएक्शन में एक फ्लॉ है। कर सकते हो तो आइडेंटिफाई करो। दिस विल टेस्ट योर नॉलेज, दिस विल टेस्ट योर नॉलेज कि आपने कितना अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी है अभी तक। एक फ्लॉ है, कुछ गलती आपको नजर आ रही है। असल में ये मैं आपको हिंट देता हूँ, ये पूरी रिएक्शन एक ही बीकर में चल रही है, ऑब्वियस सी बात एक ही बीकर में हो रही होगी। अब देखो जरा, जिस बीकर में आपने हेलो एल्केन डाला है उसके साथ बीकर में आपने क्यूएच भी डाल दिया उसी बीकर में, और उस बीकर में क्या बन गया बाय प्रोडक्ट? उस बीकर में क्या बन गया बाय प्रोडक्ट? बोलो, क्या बाय प्रोडक्ट बना है? बोलो बेटा बोलो, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट? HCl। अब जरा सोचिए, क्या HCl और KOH एक बीकर में साथ साथ रह सकते हैं बिना रिएक्ट करे? क्या HCl और KOH एक बीकर में साथ साथ बिना रिएक्ट करे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। कितने सालों से लड़ाई चली आ रही है कि एसिड और बेस तो सर कभी साथ ही नहीं रह सकते, और एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। एवरीवन नोज, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो HCl है, रादर देन राइटिंग HCl, आप प्रेफरेबली क्या लिखिए कि HCl की रिएक्शन जब KOH के साथ होगी तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? अगर HCl की रिएक्शन KOH के साथ होगी तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? पोटेशियम और क्लोरीन मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? KCl, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वाटर। आया समझ में? KCl बन जाएगा और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर। सो अगेन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग HCl यू शुड रादर राइट व्हाट? KCl, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। समझो बात को, क्लियर है? आ गया समझ में? यहाँ पे भी अगेन HCl की जगह क्या हो जाएगा? KCl एंड वाटर, सिंपल। क्योंकि एक बीकर में एसिड और बेस साइमल्टेनियसली नहीं रह सकते ना विदाउट रिएक्टिंग, राइट। हटा दो उसको। अब इसके बाद बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सीधी सी बात है, एल्केन्स आर यूजुअली लिक्विड, बाय नेचर कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। और इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होता है। बोर्ड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। पहले मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी आप सोचो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं आता फिजिकल प्रॉपर्टीज में, नहीं आते। जहाँ पे आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वेश्चन मैं आपको अपना बता दूंगा। जैसे बुक में एक दो अगर आपको लिखनी हो तो लिख लो कि पहली बात तो एल्कीन्स भी कैसे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble in water और दे आर नेग्लिजिबली soluble in water। आर दे soluble in water और दे आर नेग्लिजिबली soluble in water? एल्केन्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड soluble होते हैं कि नहीं होते हैं? बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं soluble, नहीं होते हैं पानी में? यार इनसॉल्युबल इन वाटर। soluble होते हैं ना। तो इसको एक बार हमने डिस्कस कर लिया, बार बार तो डिस्कस करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको अभी से डिक्लेयर कर रहा हूँ, अंटिल वी मूव अप टू अल्कोहल हमें 5 कंपाउंड्स पढ़ने हैं, 5 कंपाउंड्स। दिमाग को खुला रखिए तब तो आप पढ़ाई कर पाएंगे। क्या आप पढ़ क्या रहे हैं आपको पता तो होना चाहिए, कि ये थोड़ी कि बस किताबें पलट के देखे जा रहे हो बार बार। आपको एल्केन्स पढ़ना है, एल्कीन्स, एल्काइंस, अल्कोहल एंड एसिड पढ़ने हैं। मेन ये कंपाउंड्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है। अल्कोहल और एसिड नहीं आ रहा इस बार। कंफर्म है? आर यू श्योर? पक्का कंफर्म? यस सर।
बेटा क्योंकि मैंने जो अपडेटेड सिलेबस देखा है उसमें वहां तक पूरा था कि कंप्लीट ऑर्गेनिक लिखा है उसमें, कंप्लीट जो अपडेटेड सिलेबस है कंप्लीट ऑर्गेनिक। मैं एक बार दोबारा चेक कर लूंगा, चल मैं एक बार दोबारा चेक कर लूंगा, अगर ऐसा है तो तुम्हारा काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि एल्काइंस तक करना है तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, फिर तो ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है फिर तो, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो तो एल्कोहल और एसिड ही था। तो अप टिल वी मूव अप टू एल्कोहल एंड एसिड, चाहे एल्केन्स हो चाहे एल्कीन्स हो चाहे एल्काइंस हो, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सीधी सी बात है। ना तो एल्केन पानी में घुलते हैं डिसॉल्व होते हैं, ना एल्केन्स ना एल्काइंस, बहुत आसान हो गया फिर तो काम, अगर एसिड और एल्कोहल नहीं आएगा तो। बट स्टिल आई विल चेक एंड लेट यू नो, राइट। अब बात आती है कि एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली ब्रॉड कैटेगरी का नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन। और जो सिखा रहा हूं एक बार सीख लो, आपको अपने आप मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि बुक में उस लेवल से बातें नहीं दी है जो 11th स्टैंडर्ड में आती हैं। लेकिन अगर आप 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझोगे ना, तो आपको चीजें बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। कौन सी रिएक्शन बोला मैंने, एडिशन रिएक्शंस, वो रिएक्शन इन विच समथिंग इज एडेड, एडिशन रिएक्शंस, राइट है। अब एडिशन रिएक्शंस भी इसके अंदर कितने टाइप की हैं, 4 टाइप की है। मतलब एडिशन अपने आप एक ब्रॉड ब्रांच है, एडिशन का मतलब क्या होता है, कुछ जोड़ देना, सिंपली कुछ ऐड कर देना, राइट। एडिशन रिएक्शन की भी पहली कौन सी है, हाइड्रोजनेशन। कौन सी जी, हाइड्रोजनेशन। देखते हैं जरा क्या होता है, पहले आप रिएक्शन पे फोकस करो, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बाद में कन्वे करूंगा। लेट्स से यू आर प्रोवाइडेड विद इथीन, इथीन इज व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ करवा दी जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट, प्रेफरेबली प्लेटिनम ले लो, निकल ले लो या फिर पैलेडियम ले लो, प्लेटिनम निकल और पैलेडियम, और साथ में टेम्परेचर समवॉट लेना है। और बाय चांस अगर आपको टेम्परेचर याद ना रहे तो आप डेल्टा लगा दीजिएगा, बाय चांस। वैसे तो इतना टफ नहीं, क्योंकि अगर एसिड और अल्कोहल नहीं आता तो आप टेम्परेचर याद रख सकते हैं, बट इन केस बाय चांस आप भूल जाए, यू कैन सिंपली मेंशन अ सिंबल ऑफ ट्रायंगल व्हिच मींस हीट, हीट का सिंबल है, राइट है। करना कुछ नहीं है, अब जो जिस तरीके से आप एल्केन्स को बना के आए हो ना, उसका उल्टा काम करना है। अगर मैं इन दोनों के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो कितनी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, बताना जरा। अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो कितनी वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, कितनी वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, कितनी, 2 वैलेंसी। अगर मैंने इनके बीच का एक बॉन्ड तोड़ दिया तो बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, और इससे दोनों की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है ना। अगर हम एक बॉन्ड को तोड़ दें, ये पता ही नहीं, पता नहीं पता तो लेट मी नो, मैं थोड़ा और इलेबोरेटिव तरीके से बताऊंगा, पता है कि नहीं पता बेटा, डू यू नो दिस और नॉट, पता है कि नहीं पता, नहीं पता। अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो तो बॉन्ड तोड़ने पर दोनों एटम्स की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, मतलब एक बॉन्ड टूटने पर दोनों एटम्स की, जो भी दोनों कंबाइनिंग एटम्स है, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री है, फिर दोनों का एक बॉन्ड फ्री हो जाता है। अब इसका भी एक बॉन्ड फ्री है, इसका भी एक बॉन्ड फ्री है, तो इसको भी कोई ग्रुप चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए, इसको भी कोई ग्रुप चाहिए। हमारे पास है क्या देने के लिए, हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, तो व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे, सॉरी क्या करेंगे हम, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, खत्म, कुछ भी नहीं करना। जो एडिशन रिएक्शन सारी है ना, उसमें हम यही ट्रेंड फॉलो करेंगे कि हम हर बार एक बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़कर एक ग्रुप इसको दे देंगे, जो हम ऐड कर रहे हैं उसमें से एक पार्ट इसको दे देंगे, एक पार्ट इसको दे देंगे, सिंपल। इसके अंदर दोनों के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब मैंने तो एलेबोरेटिव तरीके से आपको बताया, बट द फैक्ट इज कि आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3 क्या बन गया, ये एल्केन बन गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन, एल्केन मतलब हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, addition of hydrogen is known as what, hydrogenation. So when alkenes are hydrogenated, they lead to the formation of alkanes. I again repeat, when alkenes are hydrogenated, it leads to the formation of what, alkanes. alkanes समझ जाते हैं। और आपको एक बार बता दिया, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बॉन्ड तोड़ के दो वैलेंसी फ्री होंगी, उन पे दोनों को एक एक हाइड्रोजन एटम दे दो, सिंपल। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझिए, क्योंकि ये थोड़ा एलैबोरेटिव तरीके से क्वेश्चन आता है। वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, आप सबने सुना होगा कि घी होता है, घी, यू नो व्हाट इज घी, घी तो पता ही होगा, घी खाते होगे, घी तो पता है ना। अब घी Yes, 2 टाइप sir. का होता है, घी 2 टाइप का होता है। एक घी होता है जो एनिमल सोर्स से आता है, और एक घी होता है जो प्लांट सोर्स से आता है। शायद आपको सुन के थोड़ा लगे सर घी तो घी होता है, उसमें क्या एनिमल सोर्स प्लांट सोर्स, घी तो घी होता है। बट घी भी 2 टाइप का होता है, डिपेंडिंग कि वो किस सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है। वो प्लांट सोर्स से भी ऑब्टेन हो सकता है, मतलब प्लांट्स में बी द सोर्स ऑफ द घी, और एनिमल्स में भी सोर्स ऑफ द घी। एनिमल्स के केस में जो घी होता है, यूजुअली हम लोग वो यूज करते हैं कि सर पहले दूध से क्या बनती है, मलाई बनती है, क्रीम बनती है, और क्रीम से घी का फॉर्मेशन होता है, राइट है। बट क्योंकि वो दूध किससे आया, एनिमल सोर्स से, काउ से आया होगा, बफलो से आया होगा, किसी भी एनिमल से, बट वो एनिमल सोर्स से आया, तो दैट इज रेफर्ड टू एज एनिमल घी, मतलब घी फ्रॉम एनिमल सोर्स। प्लांट से भी घी का फॉर्मेशन हो सकता है, बट उसको घी ना बोलकर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डालडा। आप लोगों ने शायद नाम सुना भी होगा, डालडा बोलते हैं। तो डालडा दिखने में तो घी जैसा होता है, बट इट इज नॉट घी, इट इज वेजिटेबल घी। क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेबल घी और वनस्पति घी
और उसका कॉमर्शियल नेम क्या होता है, डालडा। खास बात क्या है कि डालडा बनता कैसे है कि अगर आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल्स का, बिकॉज एल्कीन्स आर ऑयल्स, एल्कीन्स आर ऑयल्स, अगर आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन कर दे, बहुत अच्छे से सुनना है इस बात को, अगर आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल का वनस्पति ऑयल जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल हो सकता है, अगर आप उसका हाइड्रोजनेशन कर दें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, हाइड्रोजनेशन मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन करवा दें, तो उससे जो कंपाउंड बनते हैं, ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में तो एल्केन्स बोलते हैं, बट प्रैक्टिकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, वनस्पति घी, और इट इज नोन एज डालडा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट आउट ऑफ प्लांट सोर्स से आने वाला घी एंड एनिमल सोर्स से आने वाला घी, विच इज न्यूट्रिशियस फॉर अस एंड विच इज हार्मफुल फॉर अस, तो डालडा इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। व्हाई सो? बिकॉज डालडा हमारी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उसमें डिपॉजिट हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर मतलब दिल से रिलेटेड बीमारियां, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, और फिर हार्ट अटैक्स, जिसको मायोकार्डियल इंफेक्शन बोलते हैं, अलग अलग बीमारी आना स्टार्ट हो जाती है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस आपको इतना बताना चाहिए कि दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रियल लेवल फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू फॉर्म वेजिटेबल घी। राइट, क्लियर? अब ये तो रिएक्शन भी आ गई समझ में। अब हाइड्रोजनेशन की जगह एक और रिएक्शन है, हेलोजनेशन। एनी गैसेस? अगर हाइड्रोजनेशन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है प्लस H2 होता है, तो हेलोजनेशन में कौन ऐड होगा, कौन ऐड होगा? सर हेलोजन। एग्जैक्टली अब आपको आ गई ना अप्रोच समझ में, तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जैसे हेलोजनेशन सुनाई देगा, आपको तुरंत स्ट्राइक कर देगा इससे हेलोजन ऐड करने। इसमें भी देखो आप अपने आप यही फॉर्मेट फॉलो करना जो आपको मैंने फॉर्मेट सिखाया है। लेट्स से यू आर प्रोवाइडेड विद H2C डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन मैंने ब्रोमीन के साथ करवा दी Br2 के साथ। बता सकते हो क्या होगा, क्या होगा सिचुएशन में, क्या होगा? फॉर्मेट है हाँ सर सी सर सी, दो सी के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा और सर Br जुड़ जाएगा दोनों सी से। एग्जैक्टली लो अपने आप सीख गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों सीख गए कि ऐसे लिखना है बस। आया समझ में? सिंपली ऐसे लिखना है इसको, खत्म रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए यूज करा जाता है। व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे कि इफ योर टीचर टेक्स टू योर प्रैक्टिकल लैब एंड आस्क यू कि बेटा मैंने एक बीकर के अंदर एल्केन रखा है और एक बीकर के अंदर एक एल्कीन रखा है, वो आपको बता नहीं रही है किसमें एल्केन है किसमें एल्कीन है, शी इज नॉट इन्फॉर्मिंग यू, बस उन्होंने इतना इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करी है कि एक में एल्केन है एक में एल्कीन है। और हमें पता है कि ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, डू यू नो व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रोमीन? ब्रोमीन लिक्विड होता है, एक पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ब्रोमीन एक लिक्विड होता है, लिक्विड। कौन सा कलर होता है ब्रोमीन का, कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। अगर नहीं पता तो लिख लो, ऑरेंज, बहुत डार्क इंटेंसिटी का ऑरेंज, बहुत डार्क इंटेंसिटी का ऑरेंज, या फिर रेडिश ब्राउन भी बोलते हैं उसको, रेडिश ब्राउन। ठीक है जी, ये ब्रोमीन लिक्विड होता है। हमें पता है ना हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैसेस होती हैं। ब्रोमीन एक डार्क ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, लेकिन जिसको आप डार्क ऑरेंज भी बोल सकते हो, ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है। और आयोडीन एक पर्पल या फिर वायलेट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है इन इट्स नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट? अब ब्रोमीन एक डार्क कलर का लिक्विड है। ये ब्रोमीन का कलर सिर्फ तब तक डार्क ब्राउन रहता है जब तक दोनों ब्रोमीन के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे से बात को सुनो, ये जो ऑरेंज कलर है या फिर जो डार्क रेड, जिसको आप रेडिश ब्राउन कलर भी बोल सकते हो, ये सिर्फ कब तक है? जब तक दोनों ब्रोमीन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वंस द बॉन्ड बिटवीन टू ब्रोमीन एटम्स गेट्स ब्रोकन, ये रेडिश ब्राउन कलर गेट्स डिसअपियर्ड। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे ये ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का रेडिश ब्राउन कलर गायब हुआ, तुरंत इनका जैसे बॉन्ड ब्रेक हो वैसे इनका रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाता है। अब इस रिएक्शन के अंदर हम ऑब्जर्व ही क्या कर रहे हैं कि जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, क्या वो डिसोसिएट हो रहा है? क्या उसके बीच का बॉन्ड टूट रहा है? क्या उसके बीच का बॉन्ड टूट रहा है? यस। तो क्या ये रेडिश ब्राउन कलर रहेगा और विल द रेडिश ब्राउन कलर गेट डिसअपियर्ड? इस रिएक्शन में रेडिश ब्राउन कलर रहेगा और डिसअपियर हो जाएगा, मतलब ऐसे जादू सा नजर आएगा कि आप ड्रॉप बाय ड्रॉप, आप दोनों बीकर में, आप मैम से क्या कहोगे? मैम ने कहा कि बेटा देखो, अगर आपने बता दिया कि इनमें से कौन सा एल्केन है कौन सा एल्कीन है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स दे दूंगी। तो आप कहोगे कि हाँ सर ने पढ़ाया तो था। मैम आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा ड्रॉपर के अंदर ब्रोमीन लिक्विड भर के दे दीजिए। तो मैम हैरान हो जाएंगे कि बच्चे ने क्यों ब्रोमीन मांगा। आप मैम के सामने दोनों बीकर में क्या करोगे? ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ब्रोमीन डालोगे, जिसके अंदर ब्रोमीन डालते ही आप डालते जा रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, और ब्रोमीन डीकलराइज होता जा रहा है, मतलब डाल रहे हैं कुछ रेड रेड सा, लेकिन अंदर जाती है उसमें मिक्स होते ही वो गायब हो रहा है उसका कलर। तो लगेगा जादू सा हो रहा है, बट जादू कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज लॉजिक, साइंस होती है उसके पीछे। तो उस कंपाउंड में, उस बीकर में कौन प्रेजेंट होगा? एल्कीन प्रेजेंट होगा।
और जिसमें रेडिश ब्राउन डालने पर कलर डीकलराइज नहीं हुआ, मतलब रेडिश ब्राउन डाला और उसके अंदर भी रेडिश ब्राउन गया, मतलब उसके अंदर एल्केन है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। सो दिस द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अच्छा, ये सिर्फ एल्कीन्स के लिए नहीं, एल्काइंस के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब ये सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड से पहचानने में मदद करता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही सिर्फ एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ही सिर्फ एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। अब जैसे हमने हेलोजिनेशन करी, अब मैं इसके बाद रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ, जरा ऑब्जर्व करिएगा। रिएक्शन विद HCl और HBr, अच्छे से देखना। हाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं वैसे उस रिएक्शन को, हाइड्रो हेलोजिनेशन। एनी गैसेस? हाइड्रो हेलोजिनेशन में दो वर्ड आ रहे हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन में दो वर्ड आ रहे हैं, कौन कौन? हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो मतलब एक होगा हाइड्रोजन और एक होगा हेलोजन, जिसमें से मोस्ट कॉमनली कौन सा हेलोजन होगा? Cl। तो HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर ट्राई करते हैं। सर फॉर्मेट तो बदलेगा नहीं, फॉर्मेट तो आपने बता दिया, बहुत सिंपल है, फॉर्मेट तो बदलेगा नहीं। HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक क्लोरिक, एक कार्बन के एटम के साथ जाकर कौन अटैच हो जाएगा? एक कार्बन के एटम के साथ कौन अटैच होगा? कौन अटैच होगा? हाइड्रोजन। और दूसरे वाले के साथ फिर क्या होगा? सर क्लोरीन। क्लोरीन। खत्म, खत्म, सीख गए एक ही बार में। कौन सा बहुत टफ है इसमें? आपको अगर मैकेनिज्म पता है चीजों का, आपको लॉजिक्स पता है, तो रिएक्शंस आर वेरी सिंपल। कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर? और क्या बन गया ये? क्लोरोइथेन बन गया। क्या बन गया ये? क्लोरोइथेन। सिंपल। इन सबके आप नाम भी लिखते हो चलना, आपको आईपीसी ने सिखा दिया तो आप नाम भी लिखते चलना। दिस इज व्हाट? इथेन। दिस इज इथेन। दिस इज 1,2 डाइब्रोमोइथेन। दिस इज 1 क्लोरोइथेन या फिर सिंपली क्लोरोइथेन। आया समझ में? एक और रिएक्शन इसके बाद, रिएक्शन विद वाटर। हटा रहा हूं मैं इसको, ऊपर वाली को। रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर के अंदर दो आयंस प्रेजेंट होते हैं। वाटर के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट होते हैं? दो। कौन कौन से? कौन कौन से दो आयंस होते हैं? इसको हम सर बोलेंगे H प्लस हाँ हाँ एग्जैक्टली, OH माइनस। OH माइनस। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? किसका एडिशन होगा? वाटर का एडिशन होगा। अगेन सेम वही लॉजिक, लॉजिक्स तो बदलेंगे नहीं, बार बार वही बात आ रही है कि अगर H2C डबल बॉन्ड CH2 है तो ये भी अल्कीनी, इसका रिएक्शन मैं वाटर के साथ करवा दूं। लिखा तो मैंने ऐसे, बट आपकी समझ के लिए, अपनी समझ के लिए आप क्या लिख सकते हैं? H और OH, जिसमें H पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और OH पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अगेन वी नो कि एक कार्बन के साथ कौन अटैच करवा दीजिए? H अटैच करवा दो। तो ऑलरेडी पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, H2C तो ऑलरेडी था तो उसके साथ हाइड्रोजन चला गया, और दूसरे वाले कार्बन के साथ क्या चला गया? OH चला गया। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, बट इसको जब कंडेंस फॉर्म में आप देखेंगे तो कैसे नजर आएगा? C के साथ 3 हाइड्रोजन हो गए तो ये क्या हो गया? CH3 और साथ में CH2 और OH। पहचानिए कौन है ये? इसको और कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, और कंडेंस फॉर्म में। व्हाट इज दिस? कौन है कंपाउंड? बहुत बार आ चुका है इसका नाम। अब कौन है ये? इथेनॉल। इथेनॉल, राइट। चलो लिखो फटाफट से। आपको इसको रटना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट्स पे स्टिक करिए, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा कि एडिशन है तो जो भी सब्सटेंस है उसमें से एक पार्ट एक को अटैच कर दो, दूसरा पार्ट दूसरे में अटैच कर दो। लिखो फटाफट से रिएक्शन ये। HCl हो गया, सारा हो गया। पॉलीमराइजेशन है नहीं आपके सिलेबस में, बस एक और ऑक्सीडेशन और बतानी है, देन डन, खत्म ये वाला पूरा सेक्शन। जल्दी से नोट कर लो। सर डन। डन। अब चलिए लास्ट, इसके बाद रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो हमने एल्केन्स में भी करा। अब लास्ट में जो जस्ट अभी मैंने आपको एल्केन्स में रिएक्शन बताई ऑक्सीडेशन, उसमें हमने कौन सा रिएजेंट बोला? किस रिएजेंट का नाम लिया? किस रिएजेंट का नाम लिया बोलो? दो रिएजेंट्स बताए ना मैंने आपको, कौन से दो रिएजेंट्स बताए थे अभी? विच टू रिएजेंट्स आर यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन? बोलो। बोलो। सर एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7 which is known as what? पोटेशियम डाइक्रोमेट। बोलना भी सीखो, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। कहीं पे लिख लो इसको साइड में कि K2Cr2O7 का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। ठीक है जी। एंड KMnO4 का कलर कैसा होता है? पर्पल। याद रखने पड़ेंगे बेटा ये सब कलर्स, है ना, और पता होने भी चाहिए। अब आप इतने बड़े बच्चे हो गए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि लैब में किन किन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है एंड व्हाट आर देयर स्टैंडर्ड कलर्स। पोटेशियम परमैंगनेट बिल्कुल इंक के कलर का, ऐसी वाली इंक नहीं जो पहले आती थी ना, इंक आती थी पर्पल कलर की इंक आती थी, जो प्रॉपर इंक बॉटल्स आती थी, इंक जार्स आते थे, वैसे कलर का होता है बिल्कुल। इसको टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं लैब में। एनीवेज,
तो अगर आपने एल्कीन की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, करवानी तो KMnO4 के है, KMnO4 के साथ है, लेकिन कैसा, कोल्ड एंड डाइल्यूट। कैसा लेना है, कोल्ड मतलब ठंडा और डाइल्यूट मतलब बहुत कम कंसेंट्रेशन वाला। अगर आपने इथीन की रिएक्शन KMnO4 के साथ करवा दी, बट कैसे में, कोल्ड एंड डाइल्यूट में, जब 11th स्टैंडर्ड में आप आते हैं और अगर आप साइंस ऑप्ट करेंगे तो पता चलेगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 के साथ भी रिएक्शन होती है, बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको दोनों पोजीशंस पर, दोनों की दोनों पोजीशंस पर क्या लगा देना है, OH, मतलब जो वैलेंसी फ्री होगी ना, जो अभी सिखाया वैलेंसी फ्री होगी, तो वैलेंसी फ्री कर दोनों पोजीशंस पर आपको क्या लगा देना है, OH, सिंपल, और कुछ भी नहीं, दोनों पोजीशंस पर OH आ जाएगा। अब इसका अगर नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, चेन बनाते लॉन्गेस्ट चेन कितने की बनेगी, 2 की, एथ। दोनों के बीच का बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो इथेन। और उसके बाद 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल, क्योंकि 2 बार OH आ रहा है, तो इथेन 1,2 डायोल इज फॉर्म्ड। तो अगर आपको डायरेक्ट पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन इथेन इज रिएक्टेड विद कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलेंगे, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इथेन 1,2 डायोल। और टेक्निक तो वही है कि बॉन्ड फ्री हुआ, वैलेंसी फ्री करी, अब ऊपर दिखा दो नीचे दिखा दो उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों पोजीशन पर OH आ गया, इथेन 1,2 डायोल। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है छुपी हुई है कि KMnO4 का भी जस्ट अभी आपको मैंने कलर कैसा बताया, कैसा है KMnO4 का कलर, कैसा है, कैसा कलर सर होता है ऑरेंज। बेटा, KMnO4 सामने देख लिखा हुआ तब भी नहीं देख के बता पा रहा, सॉरी सर, पर्पल। पर्पल। तो जैसे ही ये रिएक्शन होगी ना, पर्पल कलर गेट्स डीकलराइज्ड, जल्दी से लिख लो, पर्पल कलर गेट्स डीकलराइज्ड, मतलब पर्पल कलर गायब हो जाएगा। ये भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया, एक तो ब्रोमीन वाला और ये पर्पल कलर गेट्स डीकलराइज्ड। खत्म पूरा एल्कीन्स। इसकी भी पूरी आज रिव्यू एक्सरसाइज लगाना, कल हम एल्काइन उठाएंगे, एल्काइन भी रैप अप, और मैं चेक कर दूंगा अगर एसिड एल्कोहल नहीं आ रहा तो मजे आ गए फिर तो। ऑर्गेनिक इज डन, ऑर्गेनिक इज कंप्लीटेड, खत्म। मेटलर्जी बहुत ही छोटा चैप्टर है, केमिस्ट्री हमारी पूरी रेडी हो गई ऑलमोस्ट। इसके बाद हम बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे बायो करने के बाद। राइट, क्लियर? तो यहाँ तक पढ़ना, रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। चलो।